अब ना लास्ट टाइम वी डिस्कसिंग फ्यू पॉइंट्स, अपन एक दो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, वो पॉइंट अपन कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। डिस्कशन वाले पॉइंट्स दैट इज उस पॉइंट में अपन डिस्कस कर रहे थे जो पॉइंट्स अपन डिस्कस कर रहे थे उन पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 1 अपन डिस्कस कर रहे थे कि भाई एंट्रोपी ऑफ एनी प्रोसेस इज so the entropy of process of any process is calculated with respect to system and surrounding, है ना। तो सिस्टम से और सराउंडिंग दोनों से ही कैलकुलेट करना होता है, एंड सराउंडिंग। तो अपन ने कल लिखा था फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस all reversible process delta is total, that is equal to delta s. So for any process the delta s is equal to, पहले तो अपन delta s लिख लेते हैं जैसे कल लिखा था अपन ने, ये पॉइंट लिखा था कल अपन ने, ठीक है ना। For any process delta s total will be equal to delta s of system plus delta s of surrounding, ये अपन ने कल लिखा था। और मैंने आपसे कहा था कि देखो भाई डेल्टा एस फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू 0, मतलब वो ग्रेटर देन 0 भी नहीं होगा और लेस देन 0 भी नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है जितना हमने किसी भी चीज को ब्रेक किया होगा, जितना डिसऑर्डर बनाया होगा, वापस उसको उतना ही ऑर्डर बनाया होगा। डेल्टा एस इज अ स्टेट फंक्शन, वो S1 और S2 पे डिपेंड करेगा, किस पाथ को फॉलो किया उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सो S इज अ स्टेट फंक्शन फॉर एनी इररिवर्सिबल प्रोसेस। अगर कोई इररिवर्सिबल प्रोसेस है, so for any irreversible process delta S total will be greater than 0। तो अपन ने लिखा, तो देखो भाई एक बात अपन हमेशा याद रखेंगे, दैट इज डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। लेस देन 0 नॉट पॉसिबल, बट वी कैन से दैट कि भाई सिस्टम पॉसिबल होगा ऐसे डेल्टा एस, बट डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कैन बी लेस देन 0, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कैन बी ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम ये सराउंडिंग हो सकता है, बिकॉज वील से दैट कि मान लो अगर किसी सिस्टम का कंप्रेशन किया अपन ने तो रेंडमनेस कम हो जाएगा, बिकॉज पैकिंग बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स में जो डिग्री ऑफ उनका जो मूवमेंट था वो कम हो जाएगा। तो नेगेटिव हो सकता है सिस्टम के लिए, लेकिन सराउंडिंग के लिए फिर एक्सपेंशन रहेगा। अगर सिस्टम का कंप्रेशन करोगे तो सराउंडिंग का एक्सपेंशन होगा। ये पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था। दूसरा पॉइंट है अपने पास, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर एक्सपेंशन। अगर हम किसी एक्सपेंशन ऑफ गैस करेंगे तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगा, बिकॉज एक्सपेंशन से गैस का पैकिंग कम होगा, डेंसिटी कम होगी। अगर डेंसिटी कम होगी तो ऑब्वियसली बात है, विल से दैट एंट्रोपी, उसका डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगा, उसका डेंसिटी कम होगा, उसकी पैकिंग कम होगी। डिसोसिएशन ऑब्वियसली बात है, डिसोसिएशन में तो हमेशा क्या होगा, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा बढ़ेंगे,
तो रैंडमनेस बढ़ेगा। डाइल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, लेकिन पार्टिकल उसके अंदर एक जैसे रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनको ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा मूव करने के लिए, तो डाइल्यूशन से एंट्रोपी बढ़ेगी। सब्लिमेशन ऑब्वियसली बात है, अगर फेस चेंज होगा तो जैसे सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि लिक्विड का डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज्यादा होता है, और लिक्विड है तो गैसेस की ज्यादा होगी। Sublimation, we'll say that. Then we can write that diffusion of gas, mixing of gas. Diffusion of gases, mean that is mixing of gases, degree of randomness बढ़ेगा. We can say etc. So mixing of gases, that is अपन ऐसे भी लिख सकते हैं diffusion, and diffusion मतलब अगर suppose परफ्यूम बॉटल को रूम में खोल दिया जाए तो जो बॉटल से पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे वो पार्टिकल मिक्स होंगे इन द रूम, तो रूम में जो गैस था, एयर पहले से प्रेजेंट था, उसमें नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो एंट्रोपी बढ़ेगी, बिकॉज फिर नंबर ऑफ टाइप ऑफ अरेंजमेंट बढ़ जाएंगे। सो मिक्सिंग ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, इसके लिए तो मैं डेरिवेशन ही बता दूंगा, इसके लिए मैं एक डेरिवेशन ही बता दूंगा कि डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग मतलब मिक्सिंग के एंट्रोपी, अगर आप किसी भी पार्ट को किसी भी मतलब सब्सटेंस को मिक्स करोगे तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, तो मैं आपको हमेशा इसके लिए एक डेरिवेशन कर लेंगे। Third point, we can write that entropy of argon is less than CO2. Obviously बात है, कोई अगर डिफरेंट टाइप के आइटम, अभी भी आप बताते रहते हो कि अगर किसी मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के आइटम्स है तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर उसमें एक ही टाइप के आइटम्स है। और इसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी CH3 CH2 CH3 से, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। तो एंट्रोपी ऑफ आर्गन इज लेस देन CO2 इज लेस देन 10। इसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा इसलिए है बिकॉज अगर नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी ज्यादा होंगे। जैसे मान लो अपन कहेंगे आर्गन में तो आप सिर्फ ऐसे अरेंज कर सकते हो, CO2 में वी कैन हैव अ चॉइस, मैं ऐसे भी अरेंज कर सकता हूं, मैं ऐसे भी अरेंज कर सकता हूं, फिर मैं ऐसे भी अरेंज कर सकता हूं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स। इसमें तो नंबर ऑफ एटम्स ही बहुत ज्यादा है, तो इसका अरेंजमेंट तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या टेट्राहेड्रल है, सभी कार्बन एटम टेट्राहेड्रल है, तो इसमें नंबर ऑफ टाइप ऑफ अरेंजमेंट फिर ऐसे हो जाएंगे भाई। अब हम इसको इसके साथ दूसरे मॉलिक्यूल का ये वाला पार्ट इसके साथ अरेंज कर देते हैं, ये दूसरे मॉलिक्यूल का ये वाला पार्ट इधर अरेंज कर लेते हैं, या फिर हम दूसरे मॉलिक्यूल का ये वाला पार्ट ऐसे अरेंज कर देते हैं। तो देयर कैन बी मेनी वेज ऑफ अरेंजमेंट। वैसे ये नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट एक्सप्लेन किया था हमको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। So entropy of this is less than this is less than this due to number of atoms, due to more number of atoms, we can say that, more number of atoms, which is explained by more number of atoms. So number of ways of arrangement is more, उसमें number of ways of arrangement is more. So according to, we can write that Boltzmann, according to Boltzmann,
मैक्सवेल बोल्ट्जमैन अपन ने पढ़े हुए हैं कई बार. According to the Boltzmann, the entropy for number of ways of arrangement. Entropy for number of ways of arrangement is, हम उसको लिखते हैं S is equal to K log W, where W is number of ways of arrangement, where W is number of ways of arrangement. Where W is number of ways of arrangement, right? So we can write that number of ways of arrangement. So we can say that, for example, and K is Boltzmann constant. Boltzmann constant. And K is Boltzmann constant. तो अपन बता सकते हैं ऐसे, where K is Boltzmann constant और वो वैल्यू अपन को पता होता है K का R by NA. और एग्जांपल ले लेते हैं, for N2 W will be equal to 1 and for CO W will be equal to 2. बिकॉज नाइट्रोजन को आप सिर्फ ऐसे अरेंज कर सकते हो, इसलिए उसमें एक ही वेज ऑफ अरेंजमेंट होगा. आप सीओ को ऐसे अरेंज कर सकते हो, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है. आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो. लाइक दैट. तो इसके लिए W का वैल्यू 2 होगा. अगर W का वैल्यू 2 होगा तो वी नो दैट एंट्रोपी का वैल्यू ज्यादा, बहुत छोटा वैल्यू है क्योंकि K का वैल्यू अपन को पता है. K is 1.38 into 10 to the power of -23, ये अपन ने लिखा था जूल्स पर मोल पर कैलम. ये K का वैल्यू अपन ने पढ़ रखा है. R by N है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इन गैसियस स्टेट. तो इसमें नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ज्यादा है. इसमें दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन अगर नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट भी ज्यादा होगा. तो इसमें नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ज्यादा होगा इससे. तो अगर मॉलिक्यूलर मास नियरली सेम है तो जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होगा उतना ज्यादा उसकी एंट्रोपी होगी, बिकॉज उसमें उतना ज्यादा उससे नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट होगा. ठीक है. डाइल्यूशन वाले पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर दो. ठीक है. डाइल्यूशन वाले पार्ट में अपन क्या करेंगे, वो एक तरीके से अगर हम चेक करेंगे तो डाइल्यूशन वाला पार्ट और एक्सपेंशन वाला पार्ट, गैसेस का एक्सपेंशन वाला पार्ट, दिस एंड दिस विल बी सेम. भाई एक्सपेंशन से आप क्या करोगे, आपके पास गैस है, डेंसिटी ऑफ गैस कम हो जाएगा अगर एक्सपैंड करेंगे तो. डाइल्यूशन से क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगा. तो फिर सॉल्यूशन के लिए अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो गैस को ज्यादा स्पेस मिलेगा, पार्टिकल को ज्यादा स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए. और अगर अपन डाइल्यूशन करेंगे, पहले इतना वॉल्यूम था, फिर वॉल्यूम हमने इतना कर दिया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो उतने ही रहेंगे ना, बट डाइल्यूशन से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो कम हो जाएगा. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगा तो पार्टिकल में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा. तो पार्टिकल में डिस्टेंस बढ़ेगा तो उनके बीच का अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो उनका इधर उधर मूव करने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा. दैट इज डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा. अगर इसको कंप्रेस करोगे तो गैस का डेंसिटी बढ़ेगा, तो पार्टिकल पास आएंगे तो पैकिंग बढ़ेगी. So like that you can say that, all right, what will be the,
एंट्रोपी फॉर, तो एंट्रोपी हमेशा कम बढ़ेगा, वी नो दैट। जैसे एंट्रोपी हमेशा कम होगा फॉर कंप्रेशन, फॉर कंडेंसेशन, वेपराइजेशन के लिए एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा। क्यों? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा ना, तो आपने फेज, ये सब्लिमेशन लिखा था ना, फेज ट्रांजिशन ही तो है ये। तो नेक्स्ट पॉइंट वी कैन राइट दैट फॉर फेज ट्रांजिशन, वही लिख लेते हैं, फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन के लिए वी नो दैट अपन सॉलिड से लिक्विड की बात करेंगे। ये तो अपन को पता है कि भाई एंट्रोपी ऑफ solid will be less than entropy of liquid will be less than entropy of gas for any system। गैस का एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगा। तो अपन कहेंगे फॉर फेज ट्रांजिशन डेल्टा एस इज इक्वल टू, जैसे अपन ने ये लिखा ना, ds इज इक्वल टू dq अपॉन t। हम जितना भी फेज ट्रांजिशन पढ़ते हैं ना, ऑल फेज ट्रांजिशन टेक प्लेस at constant temperature and are at equilibrium, और वो equilibrium में होते हैं, और वो इक्विलिब्रियम में होता है। एक तो फेज ट्रांजिशन जो होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई अगर सपोज करते हैं आइस को, दैट इज अ सॉलिड, कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, तो वी से दैट कि एट 273 केल्विन व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वी हैव डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। तो अपन क्या करेंगे भाई, एट कांस्टेंट प्रेशर this q will be what, delta h at constant pressure। Therefore I will write that delta s of fusion, that is melting, is equal to, लिखूंगा मैं delta h of melting, that is delta h of fusion divided by t। t is what, freezing point, or we can write that melting point। 273 हो जाएगा वो, and that will be at equilibrium state, so we can write like this। इसको अपन दूसरे तरीके से भी बता सकते थे, कैसे? अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम सबको पता है जैसे मेल्टिंग होता है वैसे वेपराइजेशन भी होता है, और वेपराइजेशन में क्या लिखेंगे अपन, तो अगर सपोज अपन को बताना है वेपराइजेशन, तो विल से दैट मेरे पास H2O लिक्विड होगा वाटर, और H2O वेपर्स में कन्वर्ट करूंगा एट 1 एटमॉस्फेयर। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। वी नो दैट एट एनी इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे 0 होता है। देयरफॉर डेल्टा एच विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस। ये इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है पहले। मैं इस इक्वेशन से आपको फेज ट्रांजिशन का फॉर्मूला ये सही बता सकते हैं, ऐसे ही बता सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि जो भी मतलब मेल्टिंग या वेपराइजेशन होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, तो डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज 0, दिस विल बी इक्वल टू 10। तो अपन बता सकते हैं ना व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। मैं किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करके बता सकता हूं अगर आप मुझे डेल्टा एच और डेल्टा एस दे दें तो ठीक है, इसमें मतलब अपन डेल्टा एस लिख लेंगे, भाई डेल्टा एस विल बी इक्वल टू दैट इज डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टी, and this delta S will be called as vaporization का delta S। So we'll write that delta S of vaporization, delta H of vaporization
divided by temperature, that is boiling point, that is delta S. तो फेज ट्रांजिशन में हमें क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए. अगर कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट किया जाता है. मेल्टिंग पॉइंट हमेशा इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट किया जाता है. एट मेल्टिंग पॉइंट द सॉलिड एंड द लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट. Boiling point में the liquid and the vapors are in equilibrium state at a constant temperature. That temperature is boiling point. So that is how we can read the phase transition. We can say that delta H of sublimation. Delta S of sublimation will be equal to delta H of sublimation देना पड़ेगा आपको, और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन. जो भी टेम्परेचर आप दोगे मैं लिख सकता हूं. वो क्वेश्चन में गिवन होगा. वाटर बड़ा कॉमन होता है, तो वाटर के केस में अपन को टेम्परेचर नहीं भी गिवन होगा तो अपन को पता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. जैसे डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन लिखा ना अपन ने, वैसे डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन भी लिख सकता हूं. तो जैसे वेपराइजेशन लिखा हुआ है वैसे कंडेंसेशन लिख देता हूं. So we'll write that delta H of condensation divided by temperature. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं. इस वाले पार्ट को अपन ऐसे भी कर सकते हैं. डेल्टा एस ऑफ कंडेंसेशन will be equal to delta H of vaporization divided by T of boiling point. तो we know that हमें एक बात पता है अच्छे से कि जब अपन वाटर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे होंगे तो अपने पास वाटर था और इधर अपने पास वेपर था. दिस इज अ लिक्विड. ये दोनों इक्विलिब्रियम में है. तो अगर मुझे इसका डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन गिवन है सपोज 90 जूल्स पर मोल, तो इसका मतलब है जब इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 1 मोल को इसमें 1 मोल ऑफ वाटर को 1 मोल ऑफ वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी देना होता है? 90. तो जब 1 मोल वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा? -90. फिर अगर 1 मोल वेपर्स 1 मोल वाटर में कन्वर्ट होंगे तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा? फिर 1 मोल को जितना एनर्जी देना पड़ा होगा वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, उतना ही एनर्जी जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो लिबरेट हो जाएगा. तो अपन कहेंगे ठीक है आप ऐसे लिखो लेकिन साइन को नेगेटिव लगा लो. तो साइन को नेगेटिव लगाने से क्या होगा? हाँ भाई, तो आपने कहा ना डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन डिवाइड बाय टी. तो डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन विल बी इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन के बराबर तो होगा कंडेंसेशन, लेकिन साइन चेंज होगा. तो हमने साइन चेंज कर लिया. कभी कभी हो सकता है हमको वेपराइजेशन गिवन है कंडेंसेशन पूछे तो अपन बता देंगे, क्योंकि जितना एनर्जी हमको 1 मोल ऑफ वाटर को वेपराइज करने के लिए लगेगा उतना ही जब कंडेंस होगा 1 मोल ऑफ लिक्विड तो उतना ही लिबरेट हो जाएगा. तो अपन नेगेटिव साइन लगा के बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो फेज ट्रांजिशन हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा और फेज ट्रांजिशन में एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी. अगर डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ रहा है, यहां पर एंट्रोपी कम होगी, यहां एंट्रोपी ज्यादा होगी. और अगर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो अपन को पता है, क्योंकि ये सारे पार्ट जो है ना जब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तभी अपन को पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाता है. लिक्विड से वेपर की बात कर रहे हो या वेपर से लिक्विड की बात कर रहे हो, तो मैं एंट्रोपी का साइन वैसे रखूंगा. अगर आप लिक्विड से वेपर की बात कर रहे हो तो पॉजिटिव साइन आएगा, अगर वेपर से लिक्विड की बात कर रहे हो तो नेगेटिव साइन होगा एंट्रोपी के लिए. तो वो पार्ट अपन को किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो पार्ट हमें ऑलरेडी पता है कि कैसे पता है. ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट लाइक दिस, लेकिन अपन को साइन चेंज करना होगा.
अब अपन नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं। अगर मुझे ऐसे गिवन है, कुछ ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, कुछ कॉमन सेंस वाले पार्ट। जैसे मेरे पास गिवन है MgCl2 और मेरे पास गिवन है NaF, तो किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? किसका एंट्रोपी ज्यादा होगा? MgCl2 का एंट्रोपी ज्यादा होगा। तो करने का भाई MgCl2 का एंट्रोपी ज्यादा होगा। The reason is because उसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। एंट्रोपी ऑफ MgCl2 will be greater than एंट्रोपी ऑफ NaF। तो अपन ने कहा भाई इसकी एंट्रोपी ज्यादा है इससे, ठीक है, ठीक है, वी गॉट दैट। अब आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? लेटेस्ट एनर्जी ऑफ MgCl2 will be greater than NaF। अगर लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है मतलब क्या? लेटेस्ट एनर्जी क्या होता है? लेटेस्ट एनर्जी मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, और लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी तो पैकिंग ज्यादा होगी, राइट ना? फिर तो पैकिंग ज्यादा होगी। अगर पैकिंग ज्यादा होगी तो लेटेस्ट, अगर पैकिंग ज्यादा होगी तो फिर रेंडमनेस कम होगा। तो अभी तो आप बता रहे थे कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होते हैं तो मतलब एंट्रोपी ज्यादा होती है। हाँ, तो फिर गैसेस था, उसमें अरेंजमेंट डिफरेंट था। इसमें थोड़ी अरेंजमेंट अपन ऐसे कर सकते हैं कि भाई अगर मैग्नीशियम ऐसे है तो चलो ऐसे पैकिंग कर देते हैं, ऐसे थोड़ी कर पाएंगे। तो गैसेस के लिए कैसे कैलकुलेट करना है? रैंडमनेस से, बिकॉज दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, उनका अरेंजमेंट अलग हो सकता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड का अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं हो सकता। तो फिर entropy of NaF is less than NaF is greater than MgCl2 because for ionic compound we have to check lattice energy, lattice energy। गैसेस में डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो सकता है ना, आयनिक कंपाउंड में थोड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट होगा। उसमें तो जो लैटिस होते हैं, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, उसमें हम डिग्री ऑफ रैंडमनेस थोड़ी बता सकते हैं। इसलिए हमें किससे चेक करना पड़ेगा? सब आयनिक कंपाउंड में विद लैटिस एनर्जी। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, तो रबर बैंड का एंट्रोपी क्या होगा ये बताना है आपको। रबर बैंड का एंट्रोपी क्या होगा ये बताना है। रवीन सिंह, तो अपन कहेंगे स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, द एंट्रोपी डिक्रीजेस,
एंट्रोपी डिक्रीज होगा ना रबर बैंड का। वो क्यों? बिकॉज अपन कहेंगे जब रबर बैंड को अपन स्ट्रेच करते हैं ना तो पार्टिकल क्लोज हो जाता है, पर डेंसिटी बढ़ जाती है ना। अब रबर बैंड जब स्ट्रेच नहीं होता है तो अपन उसे प्रेस कर सकते हैं, उसकी डेंसिटी कम होती है। लेकिन जब अपन उसे स्ट्रेच करते हैं तो वो पार्टिकल क्लोज पैक हो जाता है, और क्लोज पैक होगा तो एंट्रोपी डिक्रीज होता है। So stretching of rubber band, the entropy decreases. तो like that you can say that कि भाई अपन को कैसे एंट्रोपी मतलब बताना है। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था मैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग बताऊंगा आपको। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की बात करेंगे अपन तो विल राइट दैट वी नो दैट entropy of any system can be calculated as calculated by, हम किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन। ये अपन ने कैलकुलेट कर ड्राइव किया था, ये अपन को पता है, ये अपन ने कल ड्राइव करके मैंने आपको बताया था, यू नो दैट। ठीक है, ये मैंने आपको कल ड्राइव करके बताया। तो वी कैन राइट लाइक दिस। एक एग्जांपल लेते हैं। द मिक्सिंग of two gases, CO, two gases with there is ideal gas, two ideal gas with N1 and N2 moles present in the gas at constant temperature. मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर वैसे ही ले लिया कि भाई ऑब्वियसली बात है, मिक्सिंग करेंगे तो टेम्परेचर को सेम टेम्परेचर पे दोनों को मिक्स कर देता है। तो व्हाट हैपेंस, लेट अस चेक है क्या होता है वो चेक करते हैं। मेरे पास एक गैस है N1 मोल्स, इसका एंट्रोपी कैलकुलेट करूंगा तो विल कैलकुलेट भाई एंट्रोपी अगर कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा हुआ है आपने तो ये तो जीरो हो जाएगा, इससे कैलकुलेट करूंगा मैं। इसका वॉल्यूम मुझे गिवन है V1, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे गिवन है तो ऑब्वियसली बात है विल से दैट इसका वॉल्यूम और अदर गैसेस का वॉल्यूम भी हमें गिवन होगा। तो अपन लिखेंगे ठीक है भाई, विल राइट दैट द टू गैसेस व्हेन दे आर मिक्स्ड, सो इसका एंट्रोपी विल बी इक्वल टू N1 R ln of V2 by V1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। अब V2 एक्सपेंशन कंप्रेशन करूंगा तो एंट्रोपी में चेंज आएगा, अदरवाइज इट विल रिमेन कांस्टेंट। इसको अपन दूसरा एक और ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। इसके लिखते हैं सपोज विल राइट दैट इट इज N2 मोल्स, और उसके लिए डेल्टा S2 लिख लेता है। वी नो दैट ये इक्वेशन तो अपन को पता ही होता है। सॉरी एक्सक्यूज मी। तो अपन बता देंगे कि भाई नंबर ऑफ मोल्स अगर अपन चेक करेंगे एंट्रोपी के तो डेल्टा S2 विल बी इक्वल टू NR ln of V2 by V1 हो जाएगा। अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा।
दोनों के केस में अगर अपन दोनों को मिक्स करें, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम V1 और वॉल्यूम V2, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा इसका, तो डेल्टा एस जो टोटल होगा इसका एंट्रोपी, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, ये लिख लेंगे द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। सो अपन क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स विल बी N1 प्लस N2, या फिर अपन लिखेंगे इसका वॉल्यूम V1 प्लस V2, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब ये सिर्फ इक्वेशन है जो अपन ने लिखी, मतलब ये अब आप इक्वेशन नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, इक्वेशन आप भी नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपन को। तो अपन कहेंगे देखो भाई, ये N1 मोल्स, ये N2 मोल्स, मैंने दोनों को मिक्स किया, आप इसका वॉल्यूम V1 ले सकते हैं, इसका वॉल्यूम V2 ले सकते हैं ऐसे, और ना मतलब अपन को लगेगा कंफ्यूजन ना हो कि V1 कौन सा है, V2 कौन सा है, इसलिए मैंने उसको कहा कि अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसकी एंट्रोपी, लेकिन फिर वॉल्यूम एक्सचेंज करते हैं तो अपन को पता है ना एक पर्टिकुलर सैंपल ऑफ गैस का एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करना है। सो एंट्रोपी टोटल मतलब एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, में टोटल को मिक्सिंग कर देता, सो डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग लिखता हूं मैं। जब आप मिक्स करोगे तो देखो भाई, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग विल बी इक्वल टू डेल्टा S1 लिख लेता हूं। डेल्टा S1 मेरे पास ये था, V2 कितना हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम सम ऑफ हो जाएगा, सो V2 प्लस V1 डिवाइडेड बाय V1 हो जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम V1 था और मिक्स करने के बाद टोटल वॉल्यूम ये हो जाएगा, प्लस डेल्टा S2 हो जाएगा N2R ln ऑफ दिस विल बी V2 प्लस V1 हो जाएगा, पहले इनिशियली फाइनल तो V2 प्लस V1 होगा और डिवाइड बाय V2 हो जाएगा। आप इसको नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो, with respect to number of moles, in terms of number of moles, I can write that V1 plus V2 divided by V1 will be equal to N1 plus N2 divided by N1, or I can write that V1 plus V2 divided by V2 will be equal to N1 plus N2 divided by N2, मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो मैं यही चीज यहां सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, therefore delta S of mixing will be equal to N1 R ln of N1 plus N2 divided by N1 plus N2 R ln of N1 plus N2 divided by N2, ये यहां से कैलकुलेट कर लिया हमने। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा S मिक्सिंग विल बी इक्वल टू, है ना, N1 R ln of, मैं इसको ना मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखना चाहता हूं, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2, तो अपन कहेंगे लिखो, कोई बात नहीं, आप नेगेटिव लिख लो इसको, तो आप लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ x1, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 है ना, और इसको लिखूंगा माइनस N2 R ln ऑफ x2 लिख लेता हूं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे बना लेते हैं, डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग, भाई N, ये तो N1 है, R ln और x1 है, राइट, और ये माइनस N2 R ln ऑफ x2 है। तो अपन इसको कुछ ऐसे बना सकते हैं, समेशन जैसे, ऐसे मतलब मैं समेशन जैसे बनाना चाहता हूं, माइनस एन आई, आर तो कांस्टेंट है तो आर को बाहर ले लेते हैं, समेशन बना लेते हैं एन आई एल एन ऑफ एक्स आई, और यहां पर जो आई है दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, जितने गैसेस ऑफ
ऐड करोगे, वो मोल फ्रैक्शंस होते हैं। अब अपन को एक बात पता है, ये तो अपन ने समेशन के फॉर्म में लिख लिया, लेकिन मुझे एक बात पता था, x1 x2 आर मोल फ्रैक्शंस, आर मोल फ्रैक्शंस, और x1 x2 अगर मोल फ्रैक्शंस है तो किसी भी गैसियस सैंपल में सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि x1 और x2 1 से छोटे होंगे। अगर x1 और x2 1 से छोटे होंगे तो ये वाला वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। भाई x1 x2 तो मोल फ्रैक्शंस थे जो अपन ने लिखा हुआ है। अगर वो मोल फ्रैक्शंस हैं तो इसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा, तो ln ऑफ x हमेशा नेगेटिव होगा, और वो अगर नेगेटिव होगा तो ये डेल्टा एस टोटल हमेशा पॉजिटिव होगा। लिख देंगे भाई, सिंस x is always less than 1, so ln of xi is less than 1, therefore delta s of mixing is greater than 1, greater than 0 we can say that positive होगा। तो अपन ने यही तो लिखा था पहले कि भाई डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपके पास पहले n1 मोल्स थे, बाद में n2 मोल्स हैं, दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्सिंग होगा, तो विल गेट n1 प्लस n2 मोल्स। ये इक्वेशन हमें पता होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू nr ln ऑफ v2 अपॉन v1, v2 होता है फाइनल वॉल्यूम, v1 होता है इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा हमारे लिए, ये दोनों को सम अप करेंगे तो दैट इज फाइनल वॉल्यूम, और इसके लिए इनिशियल वॉल्यूम v1 था, इसके लिए इनिशियल वॉल्यूम v2 था, दोनों को मिक्स किया तो वॉल्यूम सम अप हो जाएंगे, वेरिएट टेस्ट, दैट इज द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। सो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दैट इज, इसलिए मैंने पहले लिखा था कि भाई एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा मिक्सिंग के लिए। अब अपन डिफरेंट प्रोसेस की बात कर लेते हैं। एंट्रोपी कैलकुलेशंस इन डिफरेंट प्रोसेस, एंट्रोपी कैलकुलेशंस इन डिफरेंट प्रोसेस। लिख लेते हैं। अब डिफरेंट प्रोसेस में अपन क्या लिखें, पहले आइसोथर्मल प्रोसेस लिख लेते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अपन को पता होता है डेल्टा E इज इक्वल टू 0 होता है, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये अपन को किसी को बताने की जरूरत नहीं। अगर मैं आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दे दूं तो क्वेश्चंस करके अपन बता देंगे। मतलब अगर मुझे कोई नंबर ऑफ मोल्स दे दे, जैसे बॉक्स बनाए थे, एक गैस है N2 गैस ले लिया 1 मोल है, O2 गैस के 3 मोल्स हैं, तो 1 मोल और 3 मोल्स डिवाइडेड बाय 1 मोल, इधर 1 मोल, तो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं एंट्रोपी कितना होगा। इसलिए अपन ने थोड़ा सा ये समेशन के फॉर्म में बना लिया ताकि अपन इजीली याद कर पाए कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं इसमें, एंट्रोपी ऑफ, अब आइसोथर्मल प्रोसेस है, जितना अपन पढ़ चुके हैं ना, अगर अपन देखेंगे तो एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आता जितना अपन पढ़ चुके हैं। अगर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे ज्यादा नहीं आता, लेकिन अपन थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब जिसमें अपन प्रोसेस के एंट्रोपी कैलकुलेट करके फिर अपन क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर अपन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में व्हाट विल से दैट, पहले तो अपन कहेंगे देखो भाई आप रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करो,
isothermal process. Now we know that delta is total equal to 0 for reversible process. For entropy calculation of any process, for entropy calculation of a system, for any process, we use delta S is equal to NR ln of T2 by T, NR CV ln of T2 by T1 plus NR ln of V2 by V1. अभी आइसोथर्मल है तो अपन कहेंगे डेल्टा एस ऑफ सिस्टम. Therefore, delta S of system will be equal to what is that? NR ln of V2 by V1. अगर वॉल्यूम गिवन है तो मैं ऐसे कैलकुलेट करके बता दूंगा, और प्रेशर गिवन है तो P1 by V2 कर लूंगा. ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा ना. फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा. तो अपन क्या कहेंगे, ये तो आ गया अपने पास सिस्टम का एंट्रोपी. लेकिन अगर मुझे किसी भी प्रोसेस का एंट्रोपी कैलकुलेट करना है तो मुझे टोटल बताना होता है. मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप कैसे कैलकुलेट कर लो. कोई आवाज तो नहीं आ रही ना, बैकग्राउंड कोई ऐसे साउंड तो नहीं है या है? मतलब ये चलेगा? चलेगा चलेगा, ठीक है. फिर अपन देखो, अब अपन क्या करेंगे, NR ln of V2 by V1 है, तो हमें किसी भी प्रोसेस का अगर एंट्रोपी कैलकुलेट करके बताना है तो हमें सिस्टम प्लस सराउंडिंग बताना होता है. क्रो की आवाज याद आ रही है? अरे बहुत परेशान किया यार. लेकिन इधर ना मतलब आसपास कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है. ये भी गड़बड़ हो गया मुझसे इधर आके. चलो ठीक है, जो भी है, मतलब कुछ अच्छा होता तो कुछ गड़बड़ हो जाता है. हाँ, मैं बात कर रहा था कि अगर सिस्टम के लिए अपन हमेशा ये यूज करेंगे जो अपन ने कहा था ना, जिसके लिए मैंने लिखा था इट इज एप्लीकेबल इन ऑल कंडीशंस. तो सिस्टम तो अपन हमेशा इसी से कैलकुलेट करेंगे. अब हमें सराउंडिंग भी चाहिए, क्योंकि डेल्टा एस अगर आपसे पूछा गया कि कैलकुलेट द आइसोथर्मल द एंट्रोपी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, तो हमें सिर्फ सिस्टम कैलकुलेट नहीं करना है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग. हाँ, हमसे ये कहा होता कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल सिस्टम, तो इतना कैलकुलेट करके खत्म कर देते हैं, हो गया सिस्टम का एंट्रोपी. तो अपन क्या करेंगे, हमें एक बात अच्छे से पता है कि जब भी कोई एंट्रोपी कैलकुलेशन करेंगे इसको दिमाग में हमेशा रखें, इसको दिमाग में अपन हमेशा रखेंगे. हमें ये पता चल गया कि आप मुझसे ये कह रहे हो कि टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट करो प्रोसेस का. हमें ये पता है कि सिस्टम का ये है और टोटल तो 0 है. डेल्टा एस टोटल अपन को पता है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. अगर मैं सराउंडिंग कैलकुलेट कर लिया, ये 0 है और ये मेरे पास गिवन है NR ln of V2 by V1, तो ये कितना होगा तो अपन बता देंगे भाई इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए. वो क्यों? आपने बताया ना कि मतलब डेल्टा एस टोटल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 0 होगा, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो अपन कहेंगे देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, अपन एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं, कंप्रेशन की भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. अपन एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं. आपने एक्सपेंशन किया होगा तो सिस्टम का एंट्रोपी बड़ा होगा,
बड़ा पॉजिटिव आ रहा ना, V2 बड़ा होगा ना एक्सपेंशन के लिए V1 से। अगर एक्सपेंशन के लिए V2 बड़ा है V1 से तो एंट्रोपी बढ़ेगा। अब एक बात देखो, अगर अपन ने सिस्टम का एक्सपेंशन किया, मेरे पास ये गैस था, ये पिस्टन था, अपन इसको यहां लेके गए। जब आप एक्सपैंड करोगे V2 तक V1 से, तो सराउंडिंग का कंप्रेशन हुआ ना, तो जितना सिस्टम का एक्सपेंशन हुआ उतना ही सराउंडिंग का कंप्रेशन हो गया। तो सराउंडिंग के लिए कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो सराउंडिंग तो बहुत बड़ा रिजर्वायर है भाई, सराउंडिंग में अपन कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आप सराउंडिंग का नहीं बता सकते कितना कंप्रेशन हुआ, आपने सिस्टम का कितना एक्सपेंशन किया वो बता दो आप, कि जितना सिस्टम का एक्सपेंशन, क्योंकि अपन सिस्टम से ज्यादा डील कर सकते हैं। अब सराउंडिंग में थोड़ी अपन अज्यूम कर सकते हैं कि बताओ भाई गैस का कितना एक्सपेंशन हो गया सराउंडिंग में, हम कैसे बताएं भाई? सराउंडिंग तो इतना बड़ा रिजर्वायर है कि हमें पता भी नहीं है कि कितना बड़ा है। यूनिवर्स तो अपन को पता भी नहीं कितना है, तो अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं? फॉर सराउंडिंग वी अज्यूम दैट surrounding we assume that the expansion of system is equal to compression of surrounding और सिंस ये बहुत स्लो होगा क्योंकि रिवर्सिबल लिख रखा है आपने, तो बहुत धीरे 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 एक्सपैंड होगा, ये बहुत धीरे 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 एक्सपैंड होगा। अगर ये बहुत धीरे धीरे एक्सपैंड होगा, राइट ना, अगर ये बहुत धीरे धीरे एक्सपैंड होगा तो उसका भी धीरे धीरे कंप्रेशन होगा। तो जितना वॉल्यूम चेंज इसके एक्सपेंशन में आया उतना ही वॉल्यूम चेंज उसके कंप्रेशन में आ गया। तो अगर इसके एक्सपेंशन के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो कंप्रेशन के लिए डेल्टा एस नेगेटिव होता है। तो जितना इसमें आया उतना ही चेंज इसमें आया। इसका वैल्यू अगर +5 आ रहा है तो उसका -5 बता के 0 बता देंगे। अब अपन कहेंगे ये तो मुझे पहले से ही पता था कि रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, डेल्टा एस टोटल 0 बताना है। हाँ तो बताओ ना, ये तो आइसोथर्मल की वजह से 0 था, जितना एक्सपेंशन में इधर चेंज आएगा सराउंडिंग में उतना ही कंप्रेशन हो जाएगा। वो कैलकुलेशन में अपन को पता रहेगा। ठीक है, तो we will say that therefore nr ln of v2 upon v1 ये सिस्टम का है अगर फॉर एक्सपेंशन, that will be equal to minus nr ln of v2 by v1, that will be for सराउंडिंग। ये सराउंडिंग के लिए उतना ही हो जाएगा, जितना सिस्टम का एक्सपेंशन होगा सराउंडिंग का उतना ही कंप्रेशन हो जाएगा, सराउंडिंग का उतना ही अपन कंप्रेशन बता देंगे। ठीक है, सो अपन बता सकते हैं कितना सिस्टम का सराउंड मतलब कंप्रेशन और एक्सपेंशन होगा, वो अपन बता सकते हैं। कैलकुलेशन में भी हम यही करेंगे। अब एक बार इररिवर्सिबल प्रोसेस चेक कर लेते हैं। इररिवर्सिबल प्रोसेस, अब अगर इररिवर्सिबल प्रोसेस होगा, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब अगर कंप्रेशन की बात करता तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कंप्रेशन की बात करते हैं ना, तो जितना वॉल्यूम भाई आप कंप्रेस करते हैं तो जो भी फाइनल वॉल्यूम से मतलब इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम होता है ना, फिर कंप्रेशन में वॉल्यूम छोटा होता है। तो ये वाला वैल्यू क्या होता है कंप्रेशन में, ये वाला जो वैल्यू होता है ना, अगर कंप्रेशन की बात करूंगा तो सराउंडिंग का एक्सपेंशन होगा। एक कंप्रेशन करेंगे तो सराउंडिंग का एक्सपेंशन होगा और सिस्टम का कंप्रेशन होगा।
वो पार्ट अपन को थोड़ा सा दिमाग में ना जल्दी से, मतलब अपन को तुरंत आइडिया आ जाना चाहिए। अच्छा, कंप्रेशन की बात कर रहे हो तो सिस्टम का कंप्रेशन है तो सराउंडिंग का एक्सपेंशन। अब इररिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसे ही आपने इररिवर्सिबल लिखा मुझे ये पता चल गया, क्योंकि इररिवर्सिबल में डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होता है, ये अपन को पता है। अब हाउ टू प्रूव दैट, इसलिए मैंने आपको पहले ना वो पॉइंट बताए थे कि भाई देखो, एक है कि अपन बहुत सारा पढ़ के सीखें और क्वेश्चंस लेकिन उतना ज्यादा अपन से पूछने वाले नहीं, और एक है कि मुझे सारी चीजें पता है, आप बोलो करना क्या है, आप सिचुएशन दो मैं बता देता हूं। क्योंकि मुझे बता रखा है सबने कि भाई रिवर्सिबल के कोई भी प्रोसेस हो, डेल्टा एस टोटल विल बी 0, और इररिवर्सिबल का कोई भी प्रोसेस हो, और इररिवर्सिबल मुझे आता है, या तो आप लिखो सडन एक्सपेंशन, या तो आप लिखो एक्सपेंशन एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, या तो आप रिवर्सिबल लिखोगे। तो मुझे कंडीशन पता है रिवर्सिबल कैसे होता है, वो फर्स्ट लॉ में पढ़ा था। तो अगर इररिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे उसने रिवर्सिबल कहा, हमने भाई एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, टोटल एंट्रोपी, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग विल बी ग्रेटर देन 0, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या कहेंगे, देखो भाई डेल्टा एच ऑफ सिस्टम तो आपने बताया कि डेल्टा एच ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस, बिकॉज उसमें कंजर्वेशन फॉलो हो रहा था। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, राइट, एन आर एल एन ऑफ वी टू अपॉन वी वन, इससे कैलकुलेट करूंगा मैं। तो फिर सराउंडिंग के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, आइसोथर्मल इररिवर्सिबल प्रोसेस सराउंडिंग के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें ये दोनों कैलकुलेशन थोड़ा सा अपने लिए सोचना पड़ेगा। तो अपन कहेंगे एक बात बताओ, आप ऐसे लिख रहे हो, अच्छी बात है, मुझे तो पहले से पता था ये इक्वेशन, आप नहीं भी ड्राइव करते तब भी पता था। वो कैसे, देख भाई, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाय आर टी लिखा था, क्यू बाय टी लिखा था आपने, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्यू मुझे पता होता है, वो कैसे पता होता है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा ई इज इक्वल टू 0 होता है, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है। अब अपन क्या बोलते हैं, वर्क डन रिवर्सिबल माइनस एन आर टी एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन। हाँ तो ठीक है ना, अपन क्या बोलते हैं भाई, आप एक बार बताओ, इसका वैल्यू ये होता है वर्क डन रिवर्सिबल, तो Q कितना होगा, तो अपन कहेंगे भाई Q विल बी इक्वल टू जो वैल्यू इसका आएगा एक्सपेंशन के लिए, जैसे एक्सपेंशन किया था, तो Q कितना आएगा, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, इसका वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा तो Q आ जाएगा। हाँ तो Q बाई टी कर देता हूँ ना, Q बाई टी मतलब ये T कैंसिल हो जाएगा, T कैंसिल हो जाएगा, तो एन आर एल एन ऑफ वी टू पर वी वन आ गया ना, वो तो मुझे पहले से पता है, जरूरी थोड़ी है इस इक्वेशन को यूज करूंगा मैं, तो जो पहले आपने फर्स्ट लॉ पढ़ाया उसी को यूज कर लूंगा, और फर्स्ट लॉ में आपने ये भी पढ़ा है, वर्क डन इन इररिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू वी टू माइनस, ये भी पढ़ा है। तो मैं तो क्या करूंगा, मैं तो ये यूज कर लूंगा, चाहे वो यहां हो या यहां हो। भाई आप एक बार देखो ना, अब देखना आप एक बार है, मैं इसका हटाता हूं, ठीक है, अब देखना अपन क्या कहेंगे, तो इतना करने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा पता तो है अपन को, क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी,
रिवर्सिबल में कितना आएगा, इसका वैल्यू मुझे पता था, माइनस एन आर एल एन ऑफ एन आर टी एल एन ऑफ वी टू बाई वी, यही तो लिखा, क्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं भाई, डब्ल्यू इज दिस तो क्यू इज दिस, वो लिखा था आपने। लोग वही तो आ गया, मतलब इतना क्यों अपन परेशान हो कि भाई ये याद रखें वो याद रखें, सीधा सीधा बता तो रखा है आपने। तो मैंने कभी नहीं कहा कि अपन ये यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, दिस इज क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी, ये तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, ये वैल्यू मुझे पता है, और ये तो पहले भी आप कैलकुलेट करके बता चुके हो मुझे, ये वैल्यू तो कैलकुलेट करके बता चुके हो, कैसे वर्क डन सही तो बताया था आपने। राइट, वर्क डन से तो बताया था आपने। अब यहां की बात करते हैं, ये पार्ट अपन को एक तरीके से याद रखना पड़ेगा। होता क्या है ना कि सराउंडिंग बहुत बड़ा रिजर्वायर है। अब सराउंडिंग एक तरीके से नेचर हो गया, और उसमें जो प्रोसेस होते हैं वो जनरली सराउंडिंग में जो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग होता है उसका कैलकुलेशन हमेशा इररिवर्सिबल के फॉर्म में होता है, क्योंकि भाई सिस्टम के अलावा जो भी सराउंडिंग होगा वो ऑलमोस्ट नेचर ही तो होगा, तो नेचुरल फिनोमेना ही तो अज्यूम करेंगे उसे। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जो कैलकुलेट करेंगे ना अपन, वो हमेशा फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस, तो सराउंडिंग में इररिवर्सिबल, भाई सिस्टम तो अपन क्या करेंगे, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम तो इसी से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इररिवर्सिबल प्रोसेस में सराउंडिंग का जो प्रोसेस होगा वो इररिवर्सिबल बताएंगे, और इररिवर्सिबल बताने का मतलब है मैं यहां पर लिखने वाला हूं क्यू इररिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी, कैलकुलेट कर लेता हूं। अब मैं ऊपर वाले पार्ट को हटा लेता हूं, ऊपर वाला पार्ट अपन को पता था कैसे अपन ने प्रूव किया, मैं इस पार्ट को हटा, इस पार्ट को अपन हटा लेते है ना, इस पार्ट को अपन हटा लेते। तो अपन क्या करेंगे, क्यू सराउंडिंग अगर लिखेंगे अपन तो मैं इसमें लिखूंगा क्यू इररिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी, ये लिख लूंगा। अच्छा क्यू इररिवर्सिबल कैलकुलेट करना है तो अपन कहेंगे देखो भाई, आप इररिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात कर रहे हो, तो मैं क्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, अपन क्यू को क्या लिखें, तो इररिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए W विल बी इक्वल टू, दैट इज वर्क डन इररिवर्सिबल विल बी इक्वल टू, लिख लेते हैं अपन, माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, एक्सपेंशन है तो V2 बढ़ा होगा, तो Q इररिवर्सिबल विल बी इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, ये हो जाए। वो क्यों, क्योंकि आपने बताया ना कि डेल्टा E इज इक्वल टू 0 होता है, Q इज इक्वल टू माइनस W होता है, मतलब जितना W था उसका माइनस ले लो, ये W था उसका माइनस ले लो तो Q हो जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस W, ठीक है भाई, तो अपन ने Q इज इक्वल टू माइनस W, वर्क डन रिवर्सिबल अपन को पता था माइनस एन आर टी एल एन ऑफ V2 अपॉन V1, तो Q रिवर्सिबल कितना होगा, दैट इज एन आर टी इंटू एल एन ऑफ V2 अपॉन V1, आएगा ना, अपन को किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, सब में ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आप वर्क डन फर्स्ट लॉ से अपन को पता है, क्यू लिख लेते हैं, अपना काम हो गया।
अब अपन को एक बात पता है, इसमें और इसमें, इधर से चेक कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों का सम लिखें, जैसे ये है क्यू रिवर्सिबल, तो डेल्टा एस लिख रहा हूं मैं, डेल्टा एस टोटल, टोटल विल बी इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। तो क्यू रिवर्सिबल कितना है अपने पास, एन आर टी इंटू एल एन ऑफ वी टू अपॉन वी वन डिवाइड बाई टी, डिवाइड बाई टी। अगर किसी को डाउट नहीं है तो ये मेरे पास डेल्टा एस ऑफ सिस्टम आया। किसी को डाउट नहीं है तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना है अपने पास, तो मैं लिखूंगा क्यू इररिवर्सिबल, क्यू इररिवर्सिबल इज पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई टी। हाँ रुक जाओ, अब अगर साथ में बोल देता ना, जैसे तुम कह रहे थे सराउंडिंग का कंपैरिजन होता, तो मैं अगर साथ में बोल देता तो मैं भी सोच रहा हूं वो बात, कि मैं वेट कर रहा हूं कि एक बार सब्स्टिट्यूट कर लेना, क्योंकि वो सिस्टम और सराउंडिंग, एक्सपेंशन कंप्रेशन में ही तो गलती कर पाओगे, और कहां कर पाओगे तुम, और कहीं थोड़ी कर पाओगे आप गलती। एक मिनट, मेरा कॉल आ रहा है। हेलो। अब देखो अपन क्या करेंगे, वर्क डन अपन को पता था, ये कैलकुलेशन किया, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, अपन ने माइनस किया। क्यू इररिवर्सिबल भी किया अपन ने, क्यू रिवर्सिबल भी किया, कोई डाउट नहीं, लेकिन अपन को एक बात पता था कि भाई आप ना एक्सपेंशन कर रहे हो, अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो एक्सपेंशन ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी, लेकिन सराउंडिंग का तो कंप्रेशन होगा। वो साइन पता क्यों लगा, फॉर कंप्रेशन, उतना तो दिख नहीं रहा नीचे, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगाया। अब अपन को अच्छे से पता है, अपन को तो पहले से ही पता था भाई कि ये वाला वर्क इससे ज्यादा होता है, मतलब ये वाला वर्क ज्यादा होता है इससे, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी ज्यादा होगी इससे, इसका मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी ज्यादा होगी इससे, मतलब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि Q reversible divided by T will be greater than Q irreversible divided by T। ये बड़ा होगा इससे, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो बीच में नेगेटिव साइन लगा तो क्या फर्क पड़ता है। अगर ये वैल्यू बड़ा है इससे, तो डेल्टा एस टोटल क्या आ जाएगा अपने पास, पॉजिटिव आया ना,
पॉजिटिव आयन ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये आपके पास कैलकुलेशन। ये तो बड़ा ही इजी था यार, इसमें करना क्या था हमें, डेल्टा इज टोटल ग्रेटर देन 0 प्रूव करना था ना, अभी कर देता। डेल्टा इज सिस्टम आपने कहा था इसी से कैलकुलेट करना है, सब्स्टिट्यूट कर देता, एक्सपेंशन है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। अब सराउंडिंग कैलकुलेट करना था ना, तो सराउंडिंग आपने कहा कि इररिवर्सिबल प्रोसेस है, तो सराउंडिंग के लिए जो कैलकुलेशन होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा रिजर्वायर है, वो इररिवर्सिबल होगा। तो वर्क डन इररिवर्सिबल ऐसे ही तो लिखते हैं तो। लेकिन ये वाला नेगेटिव साइन, ये वाला नेगेटिव साइन नहीं है ना, वो नेगेटिव साइन क्यों लगाया अपन को पता है, वो कंप्रेशन के लिए लगा है, एंट्रोपी। एवरीबॉडी गॉट इट। पनवेल में पावर कट है क्या? पनवेल में पावर कट है क्या? नहीं ना, क्योंकि एक बच्चे का मैसेज तो आया कि सर, अच्छा अच्छा, क्योंकि बच्चे का मैसेज तो आया सर पावर कट है हमारे यहाँ, अभी है। अरे यार, ये पावर कट का भी बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी पावर कट नहीं है, अभी तो पावर है, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम। तो ये एक मतलब अपन कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। भाई शाम को भी अपना क्लास है आज, एक है, शाम को भी है, आज मेरे काफी क्लासेस हैं, लेकिन मतलब अपन एक क्लास शाम को भी कर लेंगे, और शाम को कुछ अपन, मैंने कहा था ना अपन पढ़ेंगे भी और डाउट्स भी डिस्कस करेंगे। तो पहले जरा एक क्वेश्चन लिख डालो, है ना, एक क्वेश्चन लिखो जरा, मैं बोलता हूं तुम लोग क्वेश्चन लिखो उसको। बाय हाउ मच, हाँ 6 बजे आपका मेरा क्लास है, अपन करेंगे करेंगे उसको। तो लिखो बाय हाउ मच डज द एंट्रोपी ऑफ, by how much does the entropy of by how much does the entropy of 3 moles of an ideal gas change, 3 moles of an ideal gas change, ideal gas change in going from a pressure of 2 bar, in going from a pressure of 2 bar, in going from a pressure of 2 bar to a pressure of 1 bar, barometric है, from 2 bar to 1 bar without any change in temperature, without any change in temperature. Without any change in temperature. If the surrounding two are at 1 bar and 300 Kelvin, if the surrounding is at 1 bar and 300 Kelvin, the expansion is against the constant external pressure of the surrounding. The expansion is against the expansion is against the constant external pressure of the surrounding, so that शो करना है, सो नहीं होगा, शो करना है, प्रूफ करके दिखाना, शो दैट द एक्सपेंशन इज इरिवर्सिबल, मतलब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि डेल्टा इज टोटल इज ग्रेटर देन 0।
शो दैट द प्रेशर, अपन को करना है शो दैट द एक्सपेंशन इज इररिवर्सिबल, शो दैट द एक्सपेंशन इज इररिवर्सिबल। How much does the entropy of 3 moles of an ideal gas changes from the pressure of 2 bar to 1 bar? 3 mole gas है, 2 बार था, 1 बार हो गया, T is equal to 300 केल्विन। हमको ये बताना है कि एक्सपेंशन जो है वो T एक्सटर्नल अपन को 1 बार की करें। है ना, ये अपन को क्वेश्चन की करें, जरा जल्दी से कैलकुलेट कर दो। ओके, लिखा तो अपने सामने ये, वैसे भी अपन को पता है डेल्टा इज ऑफ सिस्टम, अभी बताया आपने, दैट इज nr ln of v2 by v1 था, प्रेशर होगा तो p1 by p2 कर लूंगा, n 3 मोल्स है, r ऐसे ही रखते हैं, और ln of p1 और p2 ना, p1 कितना था अपने पास 2 by 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब है 3r ln of 2 लिख लेते हैं। ये तो आ गया अपने पास सिस्टम की, बाद में अपन सब्स्टिट्यूट करके अपन कैलकुलेशन कर लेंगे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग है ना, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कैलकुलेट करना है अपन को, तो Q ऑफ इररिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T करना था। अब इतना सारा कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि अपन Q इररिवर्सिबल कैलकुलेट कर लें, बाद में उसे T से डिवाइड कर दें।
तो पी एक्सटर्नल अपन को गिवन है, ये वाला पार्ट हटा लेता हूं मैं, ये वाला पार्ट तो अपन कैलकुलेट कर लिया, ये अपन को गिवन है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, पी एक्सटर्नल अपन को, पी एक्सटर्नल है और V2 को क्या करेंगे अपन, क्योंकि वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, प्रेशर गिवन है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं nRT अपन N2 ना, N तो नंबर ऑफ मास हो जाएगा, nRT अपन अपने पास हो जाएगा P2 माइनस ये nRT अपन, क्योंकि आइसोथर्मल है तो T तो वही रहेगा P1, ये आ गया अपने पास। और ये दोनों बराबर है, ये दोनों इक्वल है, और दोनों ही बना है, तो अपन क्या करेंगे, nRT को बाहर निकाल देते हैं और अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे, ये तो P2 और P एक्सटर्नल बराबर है ना, तो अपने पास क्या आएगा, तो P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस P2 पर P1। देखो भाई अगर किसी को डाउट है तो, n अपन को 3 गिवन है, r ऐसे ही रखते हैं, t को भी ऐसे ही रखते हैं, और इसको लिख लेते हैं 1 माइनस P2 कितना है, 1 अपन 2। अपन को q रिवर्सिबल डिवाइड बाय t करना ही है, तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग के लिए तो t कैंसिल कर लेंगे ना, क्यों सब्स्टिट्यूट करें पर से, जब t कैंसिल ही करना है। 2 माइनस 1 हो जाएगा तो 1 बाय 2 हो जाएगा, ये तो अपने लिए, तो ये हो जाएगा 3RT अपॉन 1 बाय 2 हो गया। ठीक है ना, तो अपन इसको क्या लिख लें, q रिवर्सिबल कितना हो गया अपने पास, 3RT 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं अपन कितना, t कर लेते हैं, t तो कैंसिल हो गया, तो 3R बाय 2 आ गया अपने पास। अब अपन ऑप्शन चेक कर लेंगे कि भाई r को किस में लेना है, जूल्स में या कैलोरीज में, कुछ भी नहीं है तो जूल्स में अपन कैलकुलेट करेंगे, तो अपन को ये पता चल गया। अब अपन यहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो अपन को पता था डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, डेल्टा एस टोटल सिस्टम कितना था अपने पास, ये आ गया था 3R ln(2) माइनस, माइनस क्यों, वो कंप्रेशन के लिए, क्योंकि सिस्टम का एक्सपेंशन मतलब उसका कंप्रेशन, माइनस 3R/2, ये सराउंडिंग, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये देख लेंगे, ln(2) से मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन, तो डिवाइड बाय 2 है ये, तो 3R है अपने पास, 3R कॉमन ले लेते हैं, 3R को अपन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर अपन ने क्या किया, हाँ तो सीधा सिस्टम ही कैलकुलेट कर लिया था अपन ने, इधर अपन ने कैंसिल कर लिया, तो चलो भाई देख लेते हैं कितना आया, देखो जरा। सो मैं 3R को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर मेरे पास ln(2) हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3, पता है ना मैंने क्या किया, मैंने इसको log बेस 10 में कन्वर्ट किया तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3R कॉमन ले लिया तो 0.5 हो गया, ये आ गया। ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्योंकि ये वाला वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, लो भाई हो गया, प्रूफ हो गया। और अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैलकुलेट करके करना है तो कैलकुलेट करके भी बता दूंगा, तो बताओ किसी को डाउट है तो, यही पार्ट मैंने आपको समझाया, अब किसी को डाउट है तो बोलो, सारे पार्ट आपको पता है क्या करना है कैसे करना है, हम देख लो। हाँ चलेगा ना, बाहर में करो या एटमॉस्फेयर में करो, ऑलमोस्ट एक जैसे ही होता है ना भाई, प्रेशर को आप बाहर में यूज कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है, इसमें अपन को फर्क पड़ता नहीं क्योंकि रेशियो कैंसिल हो गया, इसमें भी रेशियो कैंसिल हो जाएगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी प्रेशर को एटमॉस्फेयर और बाहर में यूज करते तो अपन को फर्क नहीं पड़ता। लो भाई अपने पास आंसर आ गया, वही 1 बार इज इक्वल टू 1.01 एटमॉस्फेयर ही तो होता है, हो गया। अब अपन चेक कर लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस को, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा E इज इक्वल टू W होता है,
and that is equal to depending on the condition CB T2 minus T1 लेते हैं. So what I will do, adiabatic reversible expansion कर लेते हैं. अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा तो अपन कहेंगे देखो भाई Q रिवर्सिबल तो 0 हो जाएगा ना. अगर Q 0 है therefore delta S of system is equal to 0. ये तो अपन को पता है, ये लिखा है ना. Delta S total is equal to 0 and delta S total is equal to delta S of system plus delta S of surrounding. अब अपन कहेंगे देखो भाई ये तो 0 है और ये भी 0 है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा. ऐसा क्यों हो रहा है? तो अपन कहेंगे देखो भाई सिस्टम इसलिए 0 है क्योंकि आप रिवर्सिबल प्रोसेस में लिखोगे ना Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T, तो Q रिवर्सिबल तो 0 है. Q is 0 फॉर एडियाबैटिक सिस्टम ना. तो फिर ऐसे 0 सराउंडिंग को 0 कैसे बताओ? तो अपन ऐसे कहेंगे देखो भाई सिस्टम के लिए अगर हमें कैलकुलेशन करना था तो Q is NR ln of V2 upon V1 ऐसे लिखते हैं. टीवी होगा डिवाइड बाय टी होगा तो कैसे. अपन क्या करेंगे अगर Q अब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इसको तो 0 लेना पड़ेगा, मतलब ये 0 रहा होगा. तो अपन कहेंगे देखो भाई जब ये एडियाबैटिक है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता. जब एक्सपेंशन हुआ होगा तो एक्सपेंशन पे कूलिंग होता है, मतलब टेम्परेचर कम हुआ होगा. तो जितना वॉल्यूम बढ़ाने से अपन कहेंगे कूलिंग होगा उतना ही इसके कंप्रेशन से हीटिंग हो जाएगा. तो फिर इसमें कूलिंग हो गया, इसमें कंप्रेशन से हीटिंग हो गया और जितना इसमें कूलिंग हुआ उतना इसमें हीटिंग हो गया. क्योंकि मुझे ये तो प्रूफ करके दिखाना है इसलिए मैं फर्स्ट पॉइंट पे काफी फोकस करवा रहा था तुमको कि देखो ये कभी नहीं भूलना. दूसरी बात स्टूडेंट कहां गलती भी कर देता है रिवर्सिबल. ये दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं. सारे इक्विलिब्रियम रिएक्शन रिवर्सिबल होंगे लेकिन सारे रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम में ये जरूरी नहीं है. सारे इक्विलिब्रियम रिएक्शन रिवर्सिबल अज्यूम करेंगे, सारे इक्विलिब्रियम रिएक्शन रिवर्सिबल होंगे लेकिन सारे रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थोड़ी होंगे. इक्विलिब्रियम पे तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाना चाहिए, उसमें गलती. तो अपन क्या कहेंगे इसमें सिस्टम का जितना सिस्टम के एक्सपेंशन से टेम्परेचर डिक्रीज होता है उतना ही सराउंडिंग के कंप्रेशन से, राइट. या आप ऐसे भी बोल सकते हो जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे ना तो वॉल्यूम एक्सपैंड करने से देखो ऐसे बना देता हूं मैं तो अपन को पता चल जाएगा. अपने पास ये पिस्टन लगा हुआ है, इसका बने एक्सपेंशन किया तो वॉल्यूम बढ़ा है. वॉल्यूम बढ़ा है तो सिस्टम की एंट्रोपी NR ln of V2 upon V1 था. वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी. लेकिन कूलिंग से एंट्रोपी कम भी होती है. कूलिंग होगा तो पार्टिकल का मोशन स्लो हो जाएगा, वो आराम से पास आ जाएंगे. कूलिंग टेम्परेचर कम करो तो थर्मल एनर्जी कम होगी, थर्मल एनर्जी कम होगी तो पार्टिकल पास आएंगे, मतलब पैकिंग बढ़ेगी, एंट्रोपी कम होगी.
तो अपन बता सकते हैं कि वो कॉम्पेंसेट हो गया। वॉल्यूम बढ़ाने से जितना एंट्रोपी बढ़ा था वो एक्सपेंशन से कूलिंग हुआ होगा, कूलिंग हुआ तो उतना एंट्रोपी कम भी हो गया टेम्परेचर से, क्योंकि ये कर लेंगे ना। भाई अगर वो ये बढ़ेगा, ये कम हो जाएगा, तो ये वैल्यू कम है इससे, मतलब दीज टू बिकम्स इक्वल। क्योंकि जब इसमें एक्सपेंशन करोगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होता है ना रिवर्सिबल प्रोसेस में। सो वी कैन से दैट इन adiabatic or reversible expansion, the increase in delta S due to expansion is compensated by decrease in temperature. So NR ln of V2 upon V1 is equal to minus NCV ln of T2 upon T1. मतलब जितना वॉल्यूम बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ा होगा एक्सपेंशन में, तो टेम्परेचर कम हो गया होगा, तो उसकी वजह से एंट्रोपी कम हो गई होगी उतनी। तो सिस्टम की एंट्रोपी जीरो, सराउंडिंग की भी एंट्रोपी जीरो, डेल्टा एस टोटल जीरो, adiabatic a reversible process is isoentropic। मतलब जितनी एंट्रोपी बढ़ी थी उतनी एंट्रोपी कम हो गई, सो इट इज कॉल्ड आइसोएंट्रोपिक। Adiabatic irreversible process। एक्सपेंशन है। अब इस पे हम क्या कहेंगे, डेल्टा एस टोटल विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो क्यू तो जीरो होता है, लेकिन इसमें क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू जीरो, बट क्यू इररिवर्सिबल इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब एक बात तो हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे ही उसने एडियाबैटिक कहा ना Q इज इक्वल टू जीरो, मतलब दैट इज Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा इज इक्वल टू W, ये अपन कभी नहीं बोलेंगे, और ये भी जीरो, ये अपन कभी नहीं बोलेंगे। वो तो अपन ने लिखा ही हुआ है, इसलिए उसकी बात ही नहीं कर रहे अपन तो। सराउंडिंग की कम एक्सपेंशन कंप्रेशन जो भी हो रहा होगा, हमें उसकी बात ही नहीं करनी। वो क्यों, सराउंडिंग की बात क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये तो आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना, इसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब जो भी है हमें सिस्टम से डील करना है, इसलिए सराउंडिंग तो अपन जीरो लिख रहे हैं। तो सिस्टम से अपन ने कहा ना कि जितना एक्सपेंशन से एंट्रोपी बढ़ा होगा, टेम्परेचर कम करने से उतना कम हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस। अब अपन कहेंगे इररिवर्सिबल प्रोसेस में वी नो दैट डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर इररिवर्सिबल प्रोसेस है, डेल्टा एस टोटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो अपन लिखेंगे भाई इसमें ना डेल्टा क्यू रिवर्सिबल जीरो होता है, बट क्यू इररिवर्सिबल इज इक्वल टू दिस, एंड for irreversible process
एक्सपेंशन कर रहे हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू W इज इक्वल टू NCV T2 डैश माइनस T1, ये अपन को पता है। वो T2 डैश वाला पार्ट अपन को पता है, वो अपन ने फर्स्ट लॉ में डिस्कस किया है। अब अपन चेक करते हैं डेल्टा एस टोटल। डेल्टा एस टोटल will be equal to delta S of system plus delta S of surrounding। ये तो जीरो है, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम जो अपन ने कैलकुलेट किया, क्योंकि इसमें तो टेम्परेचर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, दैट इज एन आर डेल्टा एस सिस्टम अपन ने कहा था कि आप हमेशा ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, T2 by T1 प्लस एन आर एल एन ऑफ V2 by V1 प्लस सराउंडिंग तो जीरो है। अब अगर ये इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिखा है ना आपने, इसको आपको टी डैश लिखना पड़ेगा। इररिवर्सिबल प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर जो है वो T2 डैश ही तो होता है, और T2 डैश अपन को कैसे कैलकुलेट करना होता है वो मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा ठीक है, तो अब आप मुझे ये बता रहे हो कि मान लेते हैं कि भाई मेरे पास आइसोलेटेड प्रोसेस है, अपने पास एक आइसोलेटेड प्रोसेस, ये आइसोलेटेड प्रोसेस मैंने बनाया, इधर गैस है और ये एक मूवेबल पिस्टन लगा रखा है, इसमें पी एक्सटर्नल दे रखा है मुझे, क्योंकि अगर वैक्यूम होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो इधर गैस है अपने पास, एन मोल ऑफ गैस, जो भी हमको बता रखा। अगर रिवर्सिबल फिनोमेना होगा तो ये धीरे 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 एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन से वॉल्यूम तो बढ़ेगा लेकिन कूलिंग भी होगा। तो मैंने कहा था कि जितना वॉल्यूम बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ेगा, कूलिंग से उतना कम हो जाएगा, तो जीरो। लेकिन इररिवर्सिबल प्रोसेस में तो सडन एक्सपेंशन होगा ना, वो तो सडन एक्सपेंशन होगा ना इररिवर्सिबल प्रोसेस में। तो ठीक है, सडन एक्सपेंशन में हमने वॉल्यूम उतना ही चेंज किया जितना वॉल्यूम हमने रिवर्सिबल में किया था, लेकिन रिवर्सिबल में ये जो T2 आता है ये इसको कॉम्पनसेट करेगा, क्योंकि रिवर्सिबल फिनोमेना बड़ा स्लो होता है, तो मैक्सिमम चेंज आता है, जितना चेंज आ सकता है वो मैक्सिमम चेंज अपन बताते हैं उसमें। तो फिर अगर मान लो वॉल्यूम मैंने सेम चेंज किया, तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर वॉल्यूम उतना ही चेंज किया इररिवर्सिबल में जितना रिवर्सिबल में चेंज किया था, तो फिर टेम्परेचर में इतना चेंज आना चाहिए, जबकि चेंज आ कितना रहा है, ये वाला। फॉर वॉल्यूम चेंज V2 V1 टू V2 कितना होना चाहिए? अगर टेम्परेचर चेंज, मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज करेंगे अपन, तो T2 चेंज होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इस वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं कि अगर इतना वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कितना टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। अगर इतना वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज इतना होना चाहिए। ये टेम्परेचर चेंज आना चाहिए। मैंने सही नहीं लगाया ना टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। अगर वॉल्यूम चेंज, अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे, एक्सपेंशन करोगे, तो कूलिंग में इतना टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। अगर हम वॉल्यूम उतना ही चेंज करें जितना रिवर्सिबल में कर रहे थे, तो टेम्परेचर चेंज कितना आना चाहिए, T2, और आ कितना रहा है इधर, क्योंकि सडन एक्सपेंशन है T2 डैश। अपन सबको पता है कि ये वैल्यू
और ये वैल्यू एक्सपेंशन है ना। तो मैंने आपको बता रखा था, देखो भाई अगर 500 केल्विन है, एक्सपेंशन करेंगे, टेम्परेचर अगर अपन चेंज करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो अगर ये T1 गिवन है अपन को, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर T2 का वैल्यू 200 है, तो इररिवर्सिबल प्रोसेस में T2 का वैल्यू 200 से बड़ा होगा। मतलब अज्यूम कर लेते हैं 250 है इररिवर्सिबल प्रोसेस में। अगर ये वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू बड़ा है इससे, टेम्परेचर चेंज जितना रिवर्सिबल में आता है उतना इररिवर्सिबल में नहीं आता। उसी से तो वर्क डन कैलकुलेट करता है। ये अगर 250 होगा और ये 500 होगा तो 250 हो जाएगा, और रिवर्सिबल में वो डिफरेंस ज्यादा होता है, इसलिए उसमें वर्क डन ज्यादा होता है। ये तो बताते हैं। तो अपन क्या करेंगे, T2 डैश का वैल्यू बड़ा है T2 से, अगर T2 डैश का वैल्यू बड़ा है तो ये वाला वैल्यू बड़ा होगा इस वाले वैल्यू से। T2 डैश का वैल्यू बड़ा होगा T2 से, इररिवर्सिबल प्रोसेस है ना, तो इररिवर्सिबल प्रोसेस में तो T2 डैश लेते हैं ना अपन। तो T2 डैश का वैल्यू बड़ा होता है T2 से। अगर वॉल्यूम इतना चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर इतना चेंज होना चाहिए, वो अपन ने चेक किया, लेकिन हो कितना रहा है ये, तो फिर ये वाला वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा इससे। अगर ये वैल्यू बड़ा है इससे, तो इसका मतलब डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 है। सिंस फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस T2 dash is greater than T2. T2 dash is greater than T2, so delta S total will be greater than. लो भाई प्रूफ हो गया, क्वेश्चन कर लेंगे। हमने वॉल्यूम उतना ही चेंज किया जितना रिवर्सिबल में किया था, लेकिन रिवर्सिबल में टेम्परेचर चेंज क्या आता है T1 से T2 तक। लेकिन अगर वही एक्सपेंशन इररिवर्सिबल होगा तो टेम्परेचर चेंज कम आता है, T2 का वैल्यू बड़ा होता है। हो गया प्रूफ, डेल्टा एस। बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कर लेंगे अपन। थर्ड में ना आइसोबैरिक delta S will be equal to, that is NR। आइसोबैरिक लिखना है तो विल राइट उस आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, वो अपने आप ही कैलकुलेट कर लो आप। P is equal to constant, therefore delta S will be equal to क्या लिखेंगे अपन NCV ln of टेम्परेचर से कैलकुलेट कर लेंगे। सेम फॉर आइसोकोरिक, V is equal to constant, so delta S will be equal to NCV ln of T2 upon T1। बस इतना ध्यान रखना, कांस्टेंट प्रेशर है तो इसको CP ले लेना, और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उसको CV ले लेना। बस यही एक पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी। अब इवनिंग में अपन क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे ही शुरू करेंगे बैकवर्ड। एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने, तुम्हें याद होगा, उसमें 3-4 चीजें मैंने पूछी थी। पहले आइसोबैरिक था, बाद में आइसोथर्मल था, फिर एडियाबैटिक भी था। एक क्वेश्चन मैंने दिया था, वो अपन इवनिंग में डिस्कस करेंगे, और इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो वो क्वेश्चन आप, ये सारा पार्ट आप वो क्वेश्चन भी सॉल्व करके रखना, और इसमें भी अगर कोई डाउट है तो आप बता देना इवनिंग में अपन डिस्कस। ठीक है, तो दैट इज फॉर नाउ, अभी के लिए अपन इतना ही करते हैं। ठीक है, आगे अपन फिर डिस्कस। सो दैट इज ऑल। और बाकी क्या, IUPAC का एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 ना इवनिंग को, हाँ करके रखो उसको, अपन इवनिंग में करेंगे उसको डिस्कस। अभी अपना डिस्कशन ज्यादा होगा, और अब अपना थोड़ा सा फ्री एनर्जी बचा हुआ है बस। इसमें थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है फ्री एनर्जी का पार्ट, उसमें ज्यादा नहीं है। अगर
थोड़ी देर डिस्कस करेंगे तो आ जाएगा, और उसका इंपॉर्टेंस बताना है। वो भी स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करेगा, ये भी स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो अपन इवनिंग में मैं आपको बता दूंगा, इवनिंग में डिस्कशन, थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, ठीक है। रियल गैस का एक्स्ट्रा क्वेश्चन शीट हो गया। ठीक है, कर दूंगा। चलो फिर अभी तो इतना ही पढ़ते। शीट में एपीएसपी है, हाँ तो उसी को कर डालो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, या फिर अपन मैं वो भी भेजता हूँ ना तुम्हें, मतलब मेंस वाले क्वेश्चंस।